आपको उस समय उम्र नहीं आपका होगा, नहीं जानते होंगे कि बहुत ही युवावस्था में हम लोग क्या कर रहे थे। इसलिए उन बातों की शिक्षा छोड़ दीजिए। हमारी तो राय है कि साहब जो सेंसस हो अगली बार, एक तो शुरू से ही हम लोगों की राय रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। आज जो जनगणना होती है उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाता है। इसके बाद जो धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनकी गणना हो जाती है, लेकिन कोई जाति आधारित सेंसस नहीं होता है। और ये हम लोगों की प्रारंभ से मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और 1931 के बाद, आजादी के पहले ही 1931 में अंतिम बार कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, उसके बाद नहीं होता है। और हम लोगों ने यह सवाल 1990 में भी उठाया था। हम उस समय सांसद थे, केंद्र में आदरणीय वीपी सिंह जी की सरकार में मैं राज्य मंत्री था, और उस समय भी हम लोगों ने इस सवाल को, ज्ञानी जैल सिंह भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझको बुलाया था और मुझको कहा कि भाई कास्ट बेस्ड होना चाहिए। उनकी बात सुनने के तत्काल बाद हम मधुलिमा जी के यहां गए। हम लोगों के नेता मधुलिमा जी थे, वहीं पर मधु दंडवते जी भी बैठे हुए थे। हमने कहा ऐसी बात, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के हमने पत्र समर्पित किया, और उसके बाद यह हुआ कि नहीं, 90 हो गया है, सेंसस का काम शुरू हो गया है, इसलिए अब कास्ट बेस्ड संभव नहीं है। उस समय की बात मैं बता रहा हूं। इसके बाद भी इसकी मांग होती रही है, लेकिन 2011 का जो हुआ है तो उसमें एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे लोगों ने कराया, वो सेंसस नहीं है। जनगणना के अतिरिक्त उन लोगों ने एक सर्वे कराया, और सर्वे भी कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ। हम सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि जो भी सर्वे है उसमें अलग अलग जातियों का फिगर आया है वो घोषित किया जाए, लेकिन वो सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ। 2011 में हुआ। अब 2021 की जो जनगणना होगी ये कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है और हम लोग इस राय के हैं। और अगर अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहूंगा, इस सदन के द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके यह भी केंद्र को भेज दिया जाए कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। 2021 का जो सेंसस होगा, हम लोग सब इस राय के हैं। जब एक बार कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा तब सही मायने में सभी वर्ग के लोगों की जनसंख्या के बारे में मालूम होगा। अभी आप सिर्फ एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या वही आप जान सकते, बाकी सब लोगों की जनसंख्या होगी। तो फिर जो आज 50% की सीमा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्गों की, उस सीमा को बढ़ाकर जाति की जो जनगणना है उसके हिसाब से भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, एक खास प्रतिशत निर्धारित किया जाए कि कम से कम इतना प्रतिशत आरक्षण में हो सकता है। ये बात के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और इस बात के लिए दो राय कहां हो सकती है, लेकिन हम सब इसके राय के हैं। लेकिन अब जो नया संविधान का संशोधन हुआ है और अनारक्षित वर्ग के, आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर अगर 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका किसी को भी विरोध करना चाहिए। ये सबके हित में, वो SC/ST और OBC के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो एक पृथक आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और हम लोग अगर चाहते हैं कि SC/ST OBC सबका आरक्षण बढ़े, तो कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाए और उसके बाद एक नियम और एक कानून बन जाए कि इतना प्रतिशत कम से कम आरक्षण का लाभ लोगों को मिलेगा। उसके बाद नए सिरे से हो जाए तो इस नहीं, ठीक ही है। तो इसलिए हमने कहा कि अलग से भी प्रस्ताव कर सकते हैं। हमको कोई हम तो ऑफर दोनों बात के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों बीजेपी के लोग नहीं तैयार है? साथ में सब तैयार है, सभी तैयार है। इसलिए जब भी अब आप एक मत है तब बैठिए ना भाई। आप अध्यक्ष महोदय ने, अरे बैठिए ना भाई, दूसरा। अब सब लोगों की राय एक है,
तो मेरा विनम्र आग्रह होगा कि आप ही निर्धारित कर दें, कल करिएगा, परसों करिएगा, जिस दिन भी करिए, इन दोनों चीजों पर एक साथ हम लोगों को कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि बिहार में इन सब चीजों के बारे में कोई अलग अलग ओपिनियन नहीं है। एक बात। अब इसके अलावे जो मूल रूप से बात होती है, राज्य की जिम्मेवारी है, जो भी स्टेट को, सेंटर को जिम्मेवारी दी जाती है, संविधान में दी गई है, और उसके बाद फिर कॉमन जिम्मेवारी है केंद्र और राज्य की। उसमें राज्य को पहली जिम्मेवारी है पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की, विधि व्यवस्था की। तो इसलिए, और इस सवाल पर भी, इस पर भी सब लोगों ने बहुत तरह की बात कही है, तो मैं कुछ चीजों के बारे में चर्चा कर देना चाहता हूं। जो बात होती है, जो फिगर है, 2001 से 2005 के बीच गंभीर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में हत्या के प्रतिवर्ष औसतन 3638, हत्या के औसतन एक साल में 3638, 2001 से 2005 के बीच में, डकैती के 1249, लूट के 2425 तथा फिरौती हेतु अपहरण के 356 कांड प्रतिवेदित हुए। और विगत 5 वर्षों में जिस तरह से 2001 से 2005 का, उसी तरह से तुलना 2014 से 2018 के बीच में, तो हत्या के प्रतिवर्ष औसतन, हत्या का एक साल में है, पहले था 3638 1 से 5 के बीच में, अब है 2980। डकैती का पहले था 1249, अब है डकैती का 383। लूट का था 2425, अब है लूट का 1595। और फिरौती हेतु अपहरण का पहले था 356, अब वो 49 हो गया। अगर आप इसके अलावे जो केंद्र के द्वारा आंकड़े, जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के, एनसीआरबी के द्वारा जो अंतिम प्रकाशित हुआ है संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत, इसका दर निर्धारित है 1 लाख की आबादी पर, प्रति लाख की जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत है संज्ञेय अपराध का अभिलेख ब्यूरो में। एनसीआरबी द्वारा वर्ष ये जो प्रकाशित है, सबसे लास्ट जो प्रकाशित हुआ उसका आंकड़ा, उसके हिसाब से हुआ है कि राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर संज्ञेय अपराधों की संख्या है 233.6। राष्ट्रीय स्तर का एवरेज है 1 लाख की आबादी पर क्राइम का, जो संज्ञेय अपराध का, वो है 233.6, और बिहार में है ये 157.4। राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का दर है उस आधार पर, और इसका अगर पूरे देश का नंबर देखिएगा तो अपराध में बिहार का नंबर है 22वां। अन्य राज्यों की तुलना में अपराध दर के आधार पर हत्या के मामले में बिहार का नंबर है 17वां, डकैती में है 15वां, लूट में है 18वां, बलात्कार में है 34वां, गृह भेदन में है 28वां, चोरी में है 20वां, सामान्य अपहरण में है 13वां, फिरौती हेतु अपहरण में है 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अंतिम स्थान पर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध 29वें स्थान पर है। वर्ष 18 में डकैती, दंगा, गृहभेदन आदि कई मुख्य शीर्षों में अपराध में कमी आई। तो ये जो अपराध के बारे में जो बातें बता दी जाती है, वो यूं ही कहने के लिए बात की जाती है। मीडिया में खबर छपती है, क्यों नहीं छपेगी मीडिया में? मीडिया की आजादी है। और आप देखिएगा, कोई भी अखबार उठा करके देखिए, कम से कम एक पेज में पूरे में अपराध की खबरें छपती। पहले कहा नहीं छपता था, क्योंकि पहले संख्या बहुत थी, अब संख्या घट गई तो अब सबको छाप देता है। क्योंकि पहले बहुत संख्या थी तो नहीं छाप पाते थे, आजकल संख्या घट गई है तो छाप देते हैं। अब आप सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, 2001 से 2005 के बीच का
और 2014 से 2018 के बीच में हमने आपको तुलनात्मक आंकड़ा दे दिया। अब आप समझ लीजिए 2001 से 2005 के बीच में जितनी आबादी थी, आज 14 वर्षों के बाद 2014 से लेकर के 2018 के बीच में आबादी की संख्या 30% से भी ज्यादा बढ़ी है और अपराध के आंकड़े नीचे गए। आबादी बढ़ रही है, अपराध के आंकड़े नीचे जा रहे हैं। लेकिन कोई कहेगा कि पूरा समाज अपराध मुक्त हो जाएगा, यह आदर्श कल्पना है और इसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और दुनिया में कहीं भी असंभव नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, कई लोगों की आदत ऐसी है। तो उसके लिए न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक तौर पर लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए और वो करते रहना चाहिए। लेकिन सब कुछ कीजिएगा तब भी आप सोच सकते हैं कि कोई अपराध नहीं ही करेगा। घर के अंदर अपराध होता है, कौन नहीं जानता है, एक एक व्यक्ति को मालूम है, अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने इलाके का सबको मालूम है। यहां तक कि घर के अंदर अपराध होता है। तो कोई अपराध करता है, अपराध तो अपराधी करता है, लेकिन कोई कानून बन जाने मात्र से और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस तंत्र हो जाने मात्र से क्या दुनिया भर में अपराध खत्म हो गया? सबको मालूम है कि हम हत्या करेंगे तो या तो फांसी की सजा होगी या आजीवन कारावास होगा, तब भी करता है। किस तरह की बातें होती हैं? तो समाज में कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। अच्छा, जो भी हो, हमने थानावार अंतिम से पहले एक दिन जो हमने पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की, हम लगभग 6 महीने में एक बार जरूर पूरे तौर पर करते हैं। तो हमने समीक्षा की और हमने कहा कि हमको चाहिए थानावार विश्लेषण। आप एक एक थाने को देखिए और थाने के अंदर भी अलग अलग इलाकों में देखिए और अध्ययन करिए कि कोई मर्डर का केस या डकैती का केस या अन्य अपराधों का केस किस इलाके में ज्यादा होता है और फिर ध्यान केंद्रित करिए वहां। यह हमने दिशा निर्देश दिया है और एक एक थाने के अंतर्गत एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करके लोगों ने किया है और उसके हिसाब से थानों की ग्रेडिंग करने की बात हमने कही कि थाने की ग्रेडिंग इन लोगों ने कर रखा है पहले से, लेकिन आपराधिक स्थिति के हिसाब से थाने की ग्रेडिंग कीजिए और कहां किस चीज के लिए और ज्यादा संसाधन की जरूरत है उसका प्रबंध कीजिए। यह हमने दिशा निर्देश दिया है और इस हिसाब पर ये सब लोग काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जान लीजिए एक बात, हम लोगों ने जो पुलिस एक्ट बनाया 2007 में उसमें ही प्रावधान किया और हम लगातार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि साहब जो थानों में क्राइम होता है तो थाने में जितने भी, और उसके लिए पद भी बढ़ाया, सिपाही का पद, अब आप समझिए सब इंस्पेक्टर का पद, डीएसपी का पद, सबका पद हम लोगों ने बढ़ाया, नियुक्तियां भी हो रही। लेकिन सब चीज के बाद अलग अलग थानों की स्थिति को देख करके अलग अलग ग्रेड बनाइए और वहां कितने थानेदार, कितने सब इंस्पेक्टर की जरूरत है, कितने एएसआई की जरूरत है, कितने पुलिसकर्मियों की जरूरत है, सबका आकलन करिए। और दूसरी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह महत्वपूर्ण चीज है कि हर थाने में जो अनुसंधान का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है क्राइम होने पर, उसके लिए अलग समूह होना चाहिए। बाकी लोग लॉ एंड ऑर्डर को देखें, लेकिन जो अनुसंधान का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसके लिए आइडेंटिफाइड होना चाहिए और हर थाने में जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। अभी जो मुझको इन लोगों ने फिगर दिया है, इसमें 341 थानों में विशेष अनुसंधान इकाई गठित करके गंभीर अपराधों का अनुसंधान पेशेवर ढंग से कराना प्रारंभ कर दिया गया। ये मेरा इंसिस्टेंस था। उसके बाद इतने थाने हो गए, अब लेकिन बचे हैं 760 थाने और उन थानों में भी हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह व्यवस्था हो जानी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन का काम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो।
और कितने इन्वेस्टिगेशन के लिए सब इंस्पेक्टर्स होंगे, ये आपको निर्भर करेगा। थानों का क्लासिफिकेशन कर लीजिए, कितना क्राइम है उसके हिसाब से उतना वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बना दीजिए हर थाने में, और वो सुनिश्चित होना चाहिए। और यह भी हमने दिशा निर्देश दिया है कि एसपी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो अगर आपने अनुसंधान करने वाले किसी का ट्रांसफर किया है तो उनकी जगह पर अनुसंधान करने वाला ही सब इंस्पेक्टर आना चाहिए। ये इसको इंश्योर करिए ताकि किसी भी सूरत में ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कोई थाने का अनुसंधान प्रभावित नहीं हो। तो 314 थानों में इन लोगों ने शुरू कर दिया, 760 थाना बना है और हमने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है और मुझको पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंतर्गत इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर हर थाने में अनुसंधान की अलग टीम होगी, क्राइम रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए वो टीम बाकी लोग रहेंगे, लेकिन अनुसंधान करने वालों की टीम रहेगी। तो जल्दी से जल्दी अनुसंधान होगा और उस हिसाब से कोर्ट में जो भी जाना है, चार्जशीट जाना है, उसके आधार पर कार्रवाई भी, कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो ये काम हम लोगों ने इसके लिए किया है, अनुसंधान और विधि व्यवस्था दोनों की जिम्मेवारी अलग अलग सौंपने की। और जो मुझको भरोसा है, हम निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब अंतिम आश्वासन है कि 1 महीने के अंदर हम सभी लोग ये लोग काम पूरा कर देंगे। हालांकि हमको तो बता रहे थे लोग 15 दिन, लेकिन हम 15 दिन तो हम समझे कि आप लोग 15 दिन बोल रहे हैं, तब हमने कह दिया है 1 महीना। तो 1 महीने के अंदर